अभी देखो कल हमने कहाँ तक किया था, ये पेमेंट वाला स्टेटस तक किया था, पेमेंट प्रोसेसिंग का भी करना था, फिर इनको टर्म्स और ये अभी पेमेंट प्रोसेसिंग में क्या है ना, यहाँ पे आप हमारे लिए ऑप्शन है डाउन पेमेंट का। तो ये एन वाला सॉरी ये मैंडेटरी डाउन पेमेंट का या वॉलेंट्री डाउन पेमेंट का। तो मैंडेटरी डाउन पेमेंट अगर हम करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो पीओ पीओ में हमें डालना पड़ता है कितना करना है अभी डाउन पेमेंट, तो 10%। तो 10% अभी वो कैलकुलेट खुद कर लेगा। अगर और ड्यू डेट डालनी कि कब तक हमें ये डाउन पेमेंट करना है, वेंडर को समझो कल तक करना है। तो ये मेरा हो गया। अभी इसके बाद मैं सेव करूंगा तो 10% डाउन पेमेंट के लिए इनिशिएट हो जाएगा। डाउन पेमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, मतलब पीओ बनने के बाद में एक प्रोसेस है उसका ऐसे। अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है और डाउन पेमेंट आपका कुछ मतलब डाउन पेमेंट ऐसा हो सकता है कि वेंडर बोलता है कि 10% कर दो। दूसरा हो सकता है कि वेंडर बोलेगा समझो 1 लाख USD का अपना पीओ, तो वेंडर बोलेगा सर 6,000 कर दो आप, तो 6 भी डाल सकते हो। लेकिन अगर अमाउंट ऐसा बनता है 1,07,537 और उसका अभी क्या परसेंटेज कैलकुलेट करके डालोगे 6,000, तो उससे अच्छा यहाँ पे 6,000 डाल दो ऐसा। तो वी हैव डू बोथ द ऑप्शंस फॉर दैट। तो यहाँ पे 10% डाला या तो यहाँ पे डाउन पेमेंट डाला, ये वाला है। तो डाउन पेमेंट इज समथिंग कि मैं पीओ के साथ में या पीओ के टाइम पे मैं कुछ आपको इनिशियल पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, तो दैट्स इट, ये डाउन पेमेंट। अब आते हैं इनको टर्म पे। इनको टर्म अभी ये होते हैं इनको टर्म्स। इनको टर्म्स मतलब क्या होता है कि मटेरियल जब हम वेंडर को बोलते हैं कि हमें मटेरियल चाहिए, तो वेंडर और आपके बीच में एक इनको टर्म डिसाइड होता है। तो एक सिंपलर चीज में बोलता हूँ डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। मतलब क्या कि जो अगर डीडीपी डाला है यहाँ पे डीडीपी डाला है और मेरा सॉरी ये नहीं है, ये वर्जन है। यहाँ पे डीडीपी डाला अगर मैंने डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, और मेरा लोकेशन जहाँ पे मुझे वो डिलीवरी चाहिए वो मैंने डाला पुणे फैक्ट्री। ओके, तो अभी क्या होगा अगर मैं यूएस से कुछ मंगवा रहा हूँ। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर डीडीपी है तो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पर दिस पेमेंट टर्म कि वो उसके खुद से, ये सेलर की फैक्ट्री है, मतलब जो वेंडर है उसकी फैक्ट्री है, वहां से ये फर्स्ट कैरियर मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग है, पोर्ट लोडिंग है पोर्ट का, और फिर पोर्ट से हमारी कंट्री तक आएगा, फिर हमारे डेस्टिनेशन मतलब हमारे पोर्ट पे उसको उतारा जाएगा, फिर शिपिंग, ये अलोंग साइड शिपिंग शिप मतलब जो कुछ भी उसका इंटरनल मूवमेंट होगा, फिर वहां से हमारे समझो मुंबई पोर्ट पे आया, मुंबई पोर्ट से पुणे तक लाने का और फैक्ट्री तक लाके देने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वेंडर का बनता है। और उसका ऑल पेमेंट भी इंक्लूसिव है, मतलब जो हमने उसको पे किया है वेंडर को, तो वो हमारे फैक्ट्री तक लाने का पे करके देंगे हम उसको, जो भी कॉस्ट है। तो वो डीडीपी है। तो ये एग्रीड होता है कि हम वेंडर को बोलते हैं कि देखो मुझे डीडीपी टर्म्स पे ही, इनको टर्म पे ही मटेरियल चाहिए और उसका प्राइस बोलो कितना होगा। ओके, क्योंकि उसको सारा ट्रांसपोर्टेशन उसको देखना है और हमारे यहाँ तक लाके देना है। तो ये हो गया कॉस्ट का सब्जेक्ट। दूसरा है कि डीडीपी में यहां तक वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेलर का ऑब्लिगेशन होता है। मतलब अगर मटेरियल को कुछ भी हुआ, डैमेज हुआ, टूट गया, तो उसका हमें कुछ भी लॉसेस नहीं पे करना है, वो वेंडर खुद
मैनेज करेगा, बिकॉज हमने क्या बोला कि मुझे सही सलामत मटेरियल, डीडीपी का मतलब है मुझे सही सलामत मटेरियल मेरी फैक्ट्री में चाहिए, जब मेरी फैक्ट्री में आएगा तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा वो, तब तक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये ड्यूटी पेड है, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी है वो भी पे करेंगे वो लोग, वो सब करके मेरे यहाँ तक आएगा। अगर इस बीच में किसी भी मूवमेंट मटेरियल को कुछ हुआ तो वो वेंडर का लॉस है, वेंडर को ही वो बेयर करना है। और फैक्ट्री, यहाँ पे ये साइन दिख रहा है, फैक्ट्री में आने के बाद में बायर, हमारे यहाँ पे आने के बाद में अगर कुछ होता है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो होती है हमेशा। ये एक समझ में आ गया डीडीपी क्या होता है। ओके, अब ये एफओबी देखो, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे, तो सेलर उसके यहाँ से यहां तक लाके देगा मटेरियल, लोडिंग पॉइंट तक, मतलब शिप में लोड करना है वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन एफओबी, ऑब्लिगेशन वेंडर का है। ओके, तो मतलब वहां लाने तक अगर मटेरियल को कुछ हुआ तो वेंडर हैज टू पे फॉर दैट, और वहां तक लाने का खर्चा वेंडर का है, दो चीजें। और उसके बाद में वहां से ट्रांसपोर्टेशन हमें करना है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, मतलब अगर कुछ मटेरियल को हो गया तो हमारा लॉस है। अगर ये शिप में आते वो कुछ डैमेज हो गया तो वेंडर बोलेगा देखो भाई, एफओबी था, मैंने आपको हैंड ओवर किया, उसके बाद में कुछ होता है तो यू हैव टू पे मी फुल, आपको मुझे सारा पैसा देना है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तक थी, बाद में कुछ लॉस हुआ वो आपका, आप देख लो अभी। ये समझ में आ गया। ओके, अब ओके, एक एक डेस्टिनेशन बताया, दूसरा बीच तक बताया, तीसरा एक्स वर्क्स, मतलब क्या, सेलर बोलता है देखो भाई, मैं बना के रखूंगा मेरी फैक्ट्री में, आके उठा के लेके जाओ। अभी वो लेके जाते हैं, उस टाइम पे आप हमें हमारा पूरा देखना है, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, ड्यूटी, फिर से ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ तक सब हमें पे करना है, हमें अरेंज करना है। और इसमें अगर कुछ हुआ तो वो सारी मटेरियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, अगर डैमेज हो गया तो हमारा लॉस है। तो कंपेयर टू, समझो मेरा एक मटेरियल है एक्स, तो मैं अगर एक्स वर्क मांगता हूं तो उसका रेट 100 रुपये होगा, और अगर मैं उसको डीडीपी मांगता हूं तो उसका रेट 130 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेलर थोड़ी 100 रुपए में उसके प्रॉफिट से ये सब साइकिल करके देगा, नहीं, वो तो लगाएगा उसके ऊपर जो भी चार्जेस है। तो ये किस केस में होता है, डीडीपी यूजुअली लोग जब मांगते हैं तब उनका क्या होता है कि देखो, सेलर क्या करेगा, 100 रुपए का मटेरियल 130 में हमें देगा, हमारे यहाँ पे लाके देगा। अभी अगर उसके यहाँ से एक्स वर्क में, ई एक्स डब्ल्यू में अगर में हम मटेरियल उठाते हैं तो वहां से अपने यहाँ तक लाने का खर्चा समझो 26 रुपीज हो रहा है, तो खर्चा तो हो रहा है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी है, प्लस सब अरेंजमेंट भी करना है। तो बहुत सारी कंपनीज बोलती है मटेरियल के साइज के ऊपर, थोड़ा सा मटेरियल है अगर, उसके लिए कौन इतना झंझट करते बैठेगा, तो डीडीपी दो, नहीं तो हम दूसरा वेंडर देख लेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी होता है। ओके, अभी एक केस है ये, कॉस्ट एंड फ्रेट, ये वाला थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये बीच में आता है ये सिंबल, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या, कॉस्ट एंड फ्रेट का कंडीशन क्या है कि लोडिंग पोर्ट तक ये सेलर्स ऑब्लिगेशन होगा, लोडिंग पोर्ट तक, और उसके बाद में रिस्क ट्रांसफर ऑफ रिस्क होगा, मतलब रिस्क ट्रांसफर होगा, मतलब वेंडर, सप्लायर जिससे हमने मटेरियल लिया है वो हमें मटेरियल लाके देगा हमारे पोर्ट तक, लेकिन जो रिस्क है, मतलब अगर मटेरियल को लोडिंग होने के बाद में
डेस्टिनेशन को पहुंचने के टाइम तक शिपिंग में अगर कुछ हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिकॉज उसका कंडीशन ही ऐसे सीआईएफ में वो जो रिस्क है वो ट्रांसफर होता है लोडिंग पोर्ट के बाद में। ये समझ में आया? सिलेक्शन ये हम नहीं करते, ये हमारा और वेंडर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वेंडर बोल हम बोलेंगे डीडीपी दो, वेंडर बोलेगा देखो मैं डीडीपी नहीं दूंगा, मैं आपको क्या करता हूँ ना सीएफआर देता हूँ मैं आपको, मतलब क्योंकि उसको भी झंझट है, यहाँ से फिर इम्पोर्ट ड्यूटी क्लियरेंस करवाओ, अगर उसके पास वो नहीं अरेंजमेंट तो उसको वो नया कोई तो देखो वो ड्यूटी क्लियर करने के लिए, तो वो पेपर वर्क करो ये करो वो करो, तो उसमें वेंडर को नहीं जाना है, तो वेंडर का भी लिमिटेशन होता है। अभी समझो एक ऐसा वेंडर है यूएस में जिसके पास से वो पहली बार किसी को इंडिया भेज रहा है कुछ मटेरियल, या तो बहुत रियरली भेजता है, तो उसके नहीं है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, उसका बिजनेस सेटअप नहीं है यहाँ पे, तो वो बोलेगा ये ड्यूटी का, एक तो उसको मालूम भी नहीं ड्यूटी कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मालूम है लेकिन इंडिया में कैसे चलता है क्या चलता है, तो वो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा, वो आप करवा लो, उसका पैसा काट लो, थोड़ा कम में देता हूँ लेकिन वो झंझट मत लगाओ मेरे पीछे, ऐसा ऐसा होता है। हम्म। तो ये इंटरनेशनल है टर्म्स, ये सारे पूरी कंट्री में सब लोग यही यूज करते हैं इनको टर्म्स। ओके। तो इनको टर्म्स में अभी किसी को डाउट है कि इनको टर्म्स होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे चलता है? ठीक, तो चले आगे सब लोग। ओके, डाउट है तो अभी पूछ लो, हाँ? कोई मतलब कोई किसी को पहचानता नहीं तो शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे दो आइटम डाले, वेरी गुड। अभी ये क्लोज कर दो यार। हेडर का हो गया अपना, थोड़ा कुछ बचा है जो कि कंडीशंस है, पार्टनर्स है, ये बचा है, और इसमें कुछ नहीं है, हाँ ये दो मेनली बचा है, तो उसको हम करेंगे। तो अभी ये आता है कहाँ पे, आइटम ओवरव्यू पे, तो आइटम ओवरव्यू सेम पीआर जैसे यहाँ पे सब डिटेल्स डाल सकते हो, जो कि आइटम डिटेल्स में आपको दिखेगा बाद में। तो अभी यहाँ पे क्या डालते हो आप, ये तो डालने की जरूरत नहीं, मटेरियल डालोगे ये आ जाएगा। ओके, ये वाला अभी के लिए छोड़ दो, ये दो मतलब अ, इससे पूरा प्रोसेस डिफाइन होता है अलग से, तो ये हम बाद में करने वाले हैं। कहाँ पे, ये देखो, सर्विस सब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक ट्रांसफर, यहाँ इस सब में वो आने वाला है। ओके, तो ये मटेरियल है अपना, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, ये पीओ क्वांटिटी है, ये डिलीवरी डेट है, कब डिलीवरी चाहिए हमें, ये उसका नेट प्राइस है, उसकी करेंसी, करेंसी एक्चुअली ये वेंडर से आती है, वेंडर में जो करेंसी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, 10 USD पर, मतलब 1 पीस का, मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ, 10 USD पर 10 आइटम, पर 10 पीस। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, समझो आप नट बोल्ट्स मंगवा रहे हो, तो अभी नट्स मंगवा रहे हो, तो नट में क्या होता है, हाँ नट में क्या होता है कि आप एक नट का क्या प्राइस लगाओगे, वो तो समझो $10 का 1,000 पीस आता है। ओके, तो अभी मुझे बताओ, एक आइटम का, एक नट बोल्ट का, एक नट का कितना प्राइस लगाओगे आप?
एक नट का लगाने के लिए आपको डिवीजन करके 0.0 ऐसे कुछ आएगा। ओके, तो वो करने से अच्छा है, बिकॉज उसमें प्राइसिंग ठीक नहीं बैठेगी आपकी। वो करने से अच्छा है आप डालो 10 USD पर 1000 पीस। ये समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किया? हाँ, उसमें मूविंग एवरेज में भी दो चीजें हैं। वहां पे भी पर 1000 कर सकते हो आप, जो कि करते हैं बहुत सारे कंपनीज। जहां पे आपकी यूनिट वैल्यू 0.00 के आगे जा रही है, अगर 0.001 ऐसे अगर हो रही है आपकी वैल्यू, तो आप मटेरियल मास्टर में भी पर 1000 पीस का ही मूविंग एवरेज प्राइस कैलकुलेट करते हो। नहीं नहीं, वो सिस्टम कैलकुलेट कर लेता है, उसका मसला। और पर पीस तो नहीं होगी उसकी। और ये क्या है ना, ये वाला मेजरली किस में चलता है मैं बताता हूँ। कंजम्पशन साइड में थोड़ा कम चलता है, ये सेल्स साइड में। मतलब मैं फास्टनर्स वाली कंपनी हूँ, मैं फास्टनर्स बनाता हूँ और वही बेचता हूँ। तो उसमें क्या होगा, मेरा स्टील रॉड्स आएंगे, वो मैं मेरे मशीन में डाल के, उसके दो तीन प्रोसेस होते हैं, हॉट फोर्जिंग करके, थ्रेडिंग करके, उसको प्लेटिंग करके, फिर मुझे बेचना है अभी। तो बेचते वक्त वो जो फिनिश गुड्स है, उसका जो मटेरियल का जो वैल्यूएशन होता है वो पर 1000 ही रखते हैं। क्योंकि वो बेचते वक्त भी वैसे ही बेचते, पर 1000 या पर 100 पकड़ो, पर 100 बेचते हैं ऐसा। हाँ, राइट 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 राइट। तो कभी भी कैलकुलेशन एक दो पीस पे आता ही नहीं है, क्योंकि वो ना बेचते हो ना बनाते हो। बनाते वक्त भी प्रोडक्शन ऑर्डर जब बनता है और उसका आप कंफर्मेशन करते हो, तो आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि 4 नट बना दिए। बनाओगे तो 1000 2000 5000 ऐसा। ओके, तो ये, हाँ वो चेंज होता है, पर 10 भी आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है ऐसे। सिर्फ 0.001 ये नहीं होना चाहिए कभी भी प्राइसिंग में, क्योंकि एसएपी या वर्ल्ड वाइड 2 डिजिट का ही अकोमोडेट करते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं उसके आगे। ये तो ऑर्डर यूनिट है, मतलब जिस यूनिट में ऑर्डर करने वाले हैं। अभी इसमें एक होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, और दूसरा होता है ऑर्डर यूनिट। अभी के लिए उसमें नहीं जाते, सिर्फ इतना याद रखो कि पीस है, ये ऑर्डर यूनिट है। तो पीसेस में मैं खरीद रहा हूँ। अभी ये मटेरियल ग्रुप, ये तो मटेरियल ग्रुप क्या होता है, तो मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा है, लेकिन समझो मेरे कंपनी में स्टील आता है, आयरन आता है, प्लास्टिक आता है, फिर और भी कुछ अलग अलग तरीके के मटेरियल्स आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, स्टील का एक मटेरियल ग्रुप बनाऊंगा। तो स्टील में समझो 10 ग्रेड आते हैं मेरे पास। तो हर ग्रेड को, मटेरियल मास्टर को, ये इस मटेरियल मास्टर को मटेरियल मास्टर बनाते वक्त मटेरियल ग्रुप असाइन किया जाता है। तो हर स्टील वाले ग्रेड को मैं, स्टील वाले मटेरियल को मैं मटेरियल ग्रुप स्टील वाला लगाऊंगा। ओके, तो इसका यूज क्या होता है, मेजरली इसका यूज होता है रिपोर्टिंग के लिए। जब मैं समझो पीओ देखने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे रिपोर्ट में सिर्फ मटेरियल ग्रुप स्टील सिलेक्ट करूंगा और मुझे सारे स्टील वाले पीओ दिख जाएंगे। ओके, तो ऐसा उसका यूज है। थोड़ा सा और इलेबरेटिव हम आगे भी देखेंगे रिपोर्टिंग में और मटेरियल मास्टर में। वो जब मटेरियल मास्टर क्रिएशन होगा, उस टाइम पे भी मैं सेम एग्जांपल देके आपको फिर से एक बार मटेरियल मास्टर, मटेरियल ग्रुप बताऊंगा। फिर आता है प्लांट, फिर आता है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन हमने देखा था किसमें, ऑर्ग स्ट्रक्चर में। अभी इसका जब जीआरएन करेंगे, गुड्स रिसीट करेंगे एसपीओ के अगेंस्ट में, तो स्टोरेज लोकेशन और थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। फिर आते हैं हम लोग, ये तो रिक्विजिशनर है, तो इन्होंने रिक्विजिशन बनाया था। फिर ये वाला है
इन्फो रिकॉर्ड, ये मास्टर डेटा है, इसको थोड़ा टाइम दो, मास्टर डेटा के सेशन में देखेंगे। अभी जो पीआर आपने रेफर किया था, तो वो पीआर नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, वो पीआर नंबर और उसका आइटम नंबर। अगर एक पीआर में 10, 20, 30 ऐसे अलग अलग है, तो ऑब्वियसली सिर्फ पीआर नंबर लाके कोई फायदा नहीं है, राइट, उसका आइटम नंबर भी लाना चाहिए। अभी यहाँ पे जो किया गया है, ये दो अलग पीआर है, इसलिए दोनों के आइटम नंबर 1010 है। अभी अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप पीआर में चले जाओगे, ये वाला पीआर है। तो अभी यहाँ पे एक ही आइटम है, यहाँ पे दो आइटम होते तो 1020 होता। तो अगर सिर्फ 10 का पीआर 10 का पीआर रेफर करना है, वो भी कर सकते हो। 10, 20 दोनों मतलब 51 के पीआर में वो भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आता है आउटलाइन एग्रीमेंट। आउटलाइन एग्रीमेंट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें सीखना है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये देखो परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमें सीखना है। तो पीओ, जीआर, इनवॉइस और उसके बाद में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डाल के हम पीओ बना सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट का आइटम है, हम फिर से पीओ में आके ये देखने वाले हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे, तो डोंट वरी, कुछ भी मिस नहीं होगा हमारा। तीसरा है आरएफ, मतलब इसके बाद में आरएफक्यू। तो जो आरएफक्यू हमने बनाए थे, तो वो आरएफक्यू रेफर करके भी हम अ, अपना पीओ बना सकते हैं। बिकॉज हमने क्या किया था, पीआर से आरएफक्यू बनाया, फिर ऑब्वियसली आरएफक्यू जो सिलेक्ट हुआ है वो आरएफक्यू से हमें पीओ बनाना है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद में वो करके देखेंगे। अभी आरएफक्यू उसका आइटम। अब ये है परचेसिंग डॉक्यूमेंट, ये होता है परचेस ऑर्डर। समझो कि आपको एक पुराना परचेस ऑर्डर है, तो सेम परचेस ऑर्डर बनाना है आपको। तो आप एक एक आइटम डाल के, समझो आपके एक पीओ में 50 आइटम है, तो आप थोड़ी एक एक आइटम डालते बैठोगे इसमें। तो द बेटर वे इज, सीधा यहाँ पे आओ, वो पुराना परचेस ऑर्डर और आइटम नंबर डालो, वहां का सब यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ कुछ चीजें अगर समझो, जो मैं बोल रहा हूँ कि बाद में देखने वाले हैं, उनको थोड़ा हल्का ही समझ लो अभी। उसमें और डिटेल हर सब्जेक्ट में जाना है हमें बाद में, लेकिन बाकी का पूछो कुछ है तो। ओके, हाँ, ये वाला, हाँ, ये पूरा वेबसाइट ही है, इसका मैं एक्सेस दूंगा। थोड़ा एक दो चीजों की वजह से मैं मतलब एक्सेस का थोड़ा इशू चल रहा है इनके, तो वो होपफुली ये वीकेंड तक सॉल्व हो जाएगा, तो मैं आपको इसका एक्सेस दूंगा पूरा, सबको। ओके, गुड। ये पूछता क्यों, मैं कुछ शर्माने वाले भी होते हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये है आइटम डिटेल्स। तो आइटम डिटेल्स में देखो, ये 1020 है, फर्स्ट वाला। यहाँ पे 10 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है। ओके, तो वो मटेरियल भी दिख रहा है यहाँ पे, वो सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं मटेरियल डेटा में अगर जाऊंगा, और यहाँ पे रुको, मटेरियल डेटा में, ठीक है, तो ये मटेरियल डेटा में अभी वो विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला मटेरियल सारी डिटेल्स दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मटेरियल ग्रुप दिखा रहा है। ओके, तो ये बाकी फील्ड्स अभी नहीं समझेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज भी हो जाओगे बहुत सारा। ओके, तो जैसे जैसे प्रोसेस आएगा, अभी ये सप्लायर मटेरियल नंबर ये हम देखेंगे जब इन्फो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो वो टाइम पे ये देखेंगे। क्या क्या क्या? हाँ, ये वैरी करेगा, मतलब कुछ कंपनीज बोलेगी कि इसको नॉन हिटेबल कर दो। ओके, तो वो भी होता है। जैसे हमने अभी पीआर का देखा था कि डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से आप एडिटेबल नॉन एडिटेबल कर सकते हो फील्ड्स को,
वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर आते हैं क्वांटिटी पर। अब ये देखो पीओ क्वांटिटी है 550 पीसेस। अब क्या होता है, देर आर टू डिफरेंट यूनिट्स, मतलब मटेरियल को हो सकता है। अभी सिंपल बताता हूँ। यह है स्टॉक कीपिंग यूनिट, SKU। स्टॉक कीपिंग मतलब क्या, मेरी कंपनी में जब स्टॉक आता है तब मैं कौन से यूनिट में उसको ट्रीट करता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, सेम एग्जाम्पल दूंगा मैं, क्योंकि वो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। नट्स एंड बोल्ट्स का, अभी मेरे पास नट्स है, तो अब मैंने समझो ऑर्डर किए अभी नट्स। ओके, तो मैं कितने नट्स ऑर्डर करूंगा, यहाँ पे ये पीसेस है, तो मैं अभी नट मुझे चाहिए समझो 1000 नट, तो मैं ऐसे डालूंगा 1000। तो डालने का ऑप्शन है ये, लेकिन ऐसे नहीं डाला करते। डालते वो क्या डालते यहाँ पे, 10,000 समझो, 1000 नट चाहिए, समझो एक बैग में 100 नट आते हैं। ये वेंडर से हमारा कम्युनिकेशन रहता है, नहीं तो स्टैंडर्ड चलता है मार्केट में कुछ चीजों में। तो एक बैग में अगर 100 नट्स है, तो मतलब कितने बैग हुए, राइट, 10 बैग हुए। हाँ, तो यहाँ पे आएगा 10 बैग्स। तो ऐसा करते कि टोटल नट मुझे चाहिए 5500। ओके, और एक बैग में 550 नट है, पीसेस है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ नट चाहिए 5500, तो मैं क्या करूंगा, 10 बैग्स मंगवाऊंगा, क्योंकि एक बैग में आते 550 नट पीसेस आते हैं। तो ये आपका हुआ ऑर्डर यूनिट। इसमें इस यूनिट से आपने वेंडर को ऑर्डर दिया, कि वेंडर को आपने क्या बोला कि मुझे 10 बैग्स चाहिए, तो वो आपको 10 बैग देगा, जिसमें हर बैग में 550 नट्स होंगे। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होता है, पीओ में लिखा होता है ये, 1 नट 1 बैग इज इक्वल टू 550 पीसेस, ये लिखा हुआ होगा। ओके, डालना पड़ेगा हमें पीओ में। और उसके बाद में जब ये नट्स आएंगे 10 बैग, तो हम GRN मतलब रिसीविंग के टाइम पे 10 बैग्स रिसीव करेंगे। लेकिन एक्चुअल सिस्टम में क्या दिखेगा आपको, SKU दिखेगा, मतलब 10 बैग इंटू 550, मतलब 5500 नट आपको सिस्टम में दिखेंगे। बैग में भी देख सकते हो, लेकिन जब इशू करोगे प्रोडक्शन को बैग नहीं दोगे कभी भी आप, कि ये ले लो 5 बैग, नहीं। प्रोडक्शन को आप नंबर ऑफ नट्स दोगे, 1000 नट दे दिए ऐसा, तो 1000 पीसेस दे दिए। तो इंटरनली जो जिस यूनिट में आपके मटेरियल का मूवमेंट होगा, या जिस यूनिट में आपका मटेरियल रखा जाएगा फैक्ट्री में, उसको बोलते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। और ये ऑर्डर यूनिट जो होता है, ऑर्डर यूनिट होता है जिस यूनिट में आप मंगवाते हो वेंडर से। ओके, और ये यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, ये मैंने आपको दिखाने के लिए अभी दिखाया है यहाँ पे। ये अगर मैं एंटर करूंगा तो वो लेगा नहीं। ओके, मतलब प्रोसीड नहीं होगा ये वाला। तो ये देखो, ये पूरा एकदम चेंज होके आ गया सब कुछ। ओके, तो ये क्या होता है, मटेरियल मास्टर में डालना पड़ता है कि वन ऑर्डर यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टॉक कीपिंग यूनिट। ओके, वो हम मटेरियल मास्टर के वक्त देखेंगे। लेकिन मुझे आपको ये डिफरेंस बताना था कि ऑर्डर यूनिट क्या होता है और स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है। तो ऑर्डर यूनिट होता है जिसमें हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं, और स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि ऑर्डर दिया मैंने कि एक बैग होता है 550 नट्स का, तो मैंने बोला एक बैग दो। अभी जब वो आएगा, मैं सिस्टम में GRN करूंगा, तब मैं GRN एक बैग का करूंगा, लेकिन मेरे सिस्टम में वो आते वक्त आएगा 550 नट्स। और मैं प्रोडक्शन को या किसी को भी इश्यू करना है, तो मैं नट्स में करूंगा, ना कि बैग में करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉक कीपिंग यूनिट नट्स ईच है। सबको समझ में आया?
हल्का भी डाउट है, अभी पूछ लो, और 2 3 4 बार मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। अभी क्या होता है, कुछ नॉट इन एवरी बिजनेस केस या हर कंपनी में ये यूज होगा ही ऐसे नहीं है, लेकिन जो आपका मटेरियल है तो एक पीस का आपका वेट भी वहां पे डाला जाता है मटेरियल मास्टर में। उसके हिसाब से आपका टोटल जो कैलकुलेशन है वो क्या आता है कि यहाँ पे अभी ये 400 ग्राम का एक पीस है, तो जो टोटल आपने मंगवाया है उसका वेट कितना होता है। तो वेट का जो कैलकुलेशन है या जरूरत है वो बिजनेस सिनेरियो वाइज होती है। ओके, कुछ वेंडर्स बोलते हैं कि ठीक है आपने ये बोला है इतना इतना चाहिए, लेकिन वेट में बताओ कितना है। नहीं तो ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्टर क्या बोलते हैं, उससे को क्या लेना देना है, आप 5,000 नट लेके जा रहे हो, 50,000 नट लेके जा रहे हो, उसको अंदर का कुछ लेना देना नहीं। वो बोलेगा मैं आपको पर केजी इतना चार्ज करूंगा, समझो अगर ऐसे है। तो फिर उस केस में हमारे लिए इजी होता है कि यहाँ पे अगर वेट ऑलरेडी डला हुआ है तो हम वेंडर को या ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हैं देखो भाई वो इतना इतना वेट है, उसके हिसाब से चार्ज करो आप। ओके, तो वो भी एक्चुअली वे करेगा उसको, लेकिन हमें भी मालूम है कि एक्चुअल वेट कितना है ऐसा। और मल्टीपल सिनेरियोज है वेट के, उसमें वेट का काम आ सकता है। अब आते हैं डिलीवरी स्केड्यूल पे। अभी डिलीवरी स्केड्यूल में क्या हो रहा है कि ये देखो 10 क्वांटिटी है, ये 10 तारीख को मांगा है। ओके, अभी हमने मांगा है। अभी यहाँ पे समझो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 क्वांटिटी हमने 10 तारीख को मांगा है, और बाकी का बचा हुआ 6 क्वांटिटी हम 20 तारीख को हम मांग रहे हैं। ये 6 क्वांटिटी है। ओके, तो ये पीआर आपको रेफर करवाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसी पीआर के अंडर हो रहा है इसलिए। तो ये आपके दो अलग स्केड्यूल्स है वेंडर के लिए। ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये 20 है। ऐसे क्यों नाराज हो गया सिस्टम। हाँ, ये दोनों चेंज करना पड़ता है। तो अभी ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो 10 तारीख को इतना आप मांग रहे हो 4, और 20 तारीख को आप 6 मांग रहे हो, तो ये पीओ में स्केड्यूल में आता है, पीओ में भी आएगा ये कि ये डेट को इतना, ये डेट को इतना, ऐसा लिख के आएगा जो कि आप पीओ उनको भेजोगे। समझ में आया। ये एक स्टैटिस्टिकल डेट होता है, तो इसका भी मैंने भी यूज करके बहुत टाइम हो गया। 1 मिनट, F1 करते हैं इसको। ये एक्चुअली ना मटेरियल का इवैल्यूएशन रहता है कि मटेरियल कितना, सॉरी मटेरियल नहीं, वेंडर का, वेंडर कितना अच्छा है बुरा है, मतलब उसका अभी तक का टाइम क्या है, उसके हिसाब से ये होता है। तो डेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिलीवरी टाइम, कैलकुलेशन ऑफ द डिलीवरी टाइम इज एन, ये देखो ऑन टाइम है नहीं है वो वेंडर का, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये डेट तो हमारा एक्सपेक्टेड डेट है, ये हम एक्सपेक्ट करें कि इस डेट को आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल डेट जिस डेट को वो आएगा वो यहाँ पे अपडेट होगा। ओके, तो उसके हिसाब से इस डेट में और इस डेट में कितना डिफरेंस है, वो चेक करके मटे वो वेंडर का इवैल्यूएशन होगा कि वो वेंडर टाइम पे मटेरियल कितनी बार उसने डिलीवर किया है, कितनी बार नहीं किया है, ये सारी चीजें उसमें कैलकुलेशन में हमें दिख जाएगी। फिर आता है डिलीवरी। अभी डिलीवरी में क्या है, ये ओवर डिलीवरी, ये अंडर डिलीवरी। तो इसका कंसेप्ट ऐसे होता है कि अभी मैंने 10 मंगवाया है। ओके, अभी ओवर डिलीवरी अगर मैं 5% डालता हूँ या 10% डालता हूँ, तो 10% डालने पर क्या होगा कि जब मैं जीआरएन करूंगा और समझो गलती से वेंडर ने एक मटेरियल एडिशनल भेज दिया। ओके, तो 10% मतलब 1 क्वांटिटी होता है। तो एक मटेरियल अगर वेंडर ने एडिशनल भेज दिया, तो मैं, मेरा पीओ तो 10 ही पीओ का है, 10 ही क्वांटिटी का है,
लेकिन अगर उसने 11 भेजा तो भी मैं डिले उसको 11वां जो है वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ओवर डिलीवरी, मतलब वेंडर ने ओवर डिलीवरी भेजा, एक्सपेक्टेड डिलीवरी से थोड़ा ज्यादा भेजा। तो ज्यादा में कितना ले सकता हूँ, तो 10% ही ले सकता हूँ। अगर उसने 12 क्वांटिटी भेजा तो मैं 12 नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ 11 ही ले सकता हूँ, ऐसे। और अंडर डिलीवरी 10%। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, अंडर, यस, इनवॉइस 11 से ही होंगे। वो क्या होता है, वेंडर कभी कभी गलती से एडिशनल भेज देता है, तो उस केस में काउंटिंग वेंडर का गलत हो गया समझो। वेंडर ने भेजे 1000 पीस, तो 1000 पीस में तो 3-4 आइटम का यहाँ वहाँ हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो समझो आगे हुआ 4 आइटम, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हम वेंडर को भेज नहीं सकते। वो बोलेगा सर वो मैनेज कर लो, आप ले लो, आप अभी उसका बिल तो, पैसा तो देना ही है, लेकिन ले लो आप, क्योंकि 4 आइटम मैं नहीं मांग, मैं भी नहीं ट्रांसपोर्ट करवा सकता वापस। ओके, तो हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यूजुअली 10% नहीं होता है कभी, मतलब ले तो यहाँ पे 90 भी सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन बिजनेस सिनारियो, लेकिन यहाँ पे 5% होता है यूजुअली। ओके, मैंने अभी इसका 10 का 5% मतलब आधा है, तो आधा तो वैसे भी नहीं ले सकते, बिकॉज पीसेस कभी फ्रैक्शन में नहीं जाते, वो तो 1 2 3 4 ऐसा ही है। तो इस वजह से मैंने 10% लिया। अभी अंडर डिलीवरी मतलब क्या होता है कि अगर आपको 9 पीस आ गए, गलती से 1 पीस कम आ गया, तो आपका नो एक्सेप्ट करने के बाद में पीओ का ये लाइन आइटम क्लोज हो जाएगा कि वी हैव रिसीव्ड एवरीथिंग, ऐसा करके वो क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज अंडर डिलीवरी। अभी यहाँ पे ये भी है अनलिमिटेड, ये कोई मतलब करता नहीं है कभी कोई, मे बी कोई बिजनेस सिनेरियो होगा जिसमें करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 की जगह पे 100 भेजा, मैंने पीओ 10 का बनाया था, और कस्टमर वेंडर ने 100 आइटम भेजे, अगर इस पे चेक है तो गुड्स मतलब रिसीव करते वक्त 100 के 100 ले सकते हो, फिर तो इस पीओ का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो पीओ का 10 आइटम पीओ बनाया था, वो अप्रूवल के लिए गया, किसी ने उसको 10 आइटम, हाँ मैंने अप्रूव किया हुआ वो 10 आइटम का, लेकिन अगर अनलिमिटेड है तो क्या 100 भी ले सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, आने के बाद मटेरियल स्टॉक है तो मटेरियल स्टॉक पता चलेगा, लेकिन परचेसर, परचेसर का मैनेजर जिसने भी पीओ अप्रूव किया है उसको नहीं पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट में कितना मटेरियल लिया। हाँ, अगर वो कुछ रिपोर्ट्स देख रहा है तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। नहीं, वहां पे ये वाला पीओ नहीं यूज करते हम, वहां पे स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट यूज करते हैं हम लोग। वो अलग पीओ है, अलग अलग तरीके का पीओ है, स्क्रीन भी अलग है उसका। हाँ, तो ये क्लोज वाले पीओ मतलब आप क्वांटिटी डालो, वो क्वांटिटी आया, पीओ क्लोज हुआ। इसमें अनलिमिटेड वाला सब्जेक्ट कोई नहीं करता है। कोई एक आध बिजनेस सिनारियो होगा। हाँ वही, यस डीमेरिट्स है। अभी क्या है ना, ऑब्वियसली एसएपी ने दिया है, अभी एसएपी हम एक दो इंडस्ट्री में काम करते हैं, समझो ऑटोमोबाइल में किया, फार्मास्यूटिकल में किया, यहाँ वहाँ किया। अभी एसएपी इतने सारे सेक्टर्स में एसएपी ने ये डेवलप किया है स्क्रीन, सारे सारे सेक्टर्स को कंसिडर करके। तो मे बी कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा होगा जिसमें ये आएगा कि अनलिमिटेड करना है। ओके, तो मतलब आई हैव नॉट केम अक्रॉस सच केस, लेकिन ऑब्वियसली एसएपी इतना बड़ा है कि मैं
कितना भी करूँ काम, मैं सारे सिनेरियोज नहीं कर पाऊंगा कवर। ओके, सारी इंडस्ट्रीज कवर नहीं कर पाऊंगा मैं कभी। तो उस केस में ये कहीं पे यूज होता होगा। ओके, अभी इसमें और एक होता है मटेरियल जो आपका होता है ना, तो मटेरियल मास्टर बनाते वक्त ही उसमें कुछ चीजें की जाती है। तो वो है कि मटेरियल को अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अभी ये था क्योंकि इसको क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं है। जब मटेरियल आएगा तो आने के बाद में इसका क्वालिटी नहीं होने वाला है, इसको क्वालिटी लगाया नहीं है। ओके, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्वालिटी, इसलिए अनरेस्ट्रिक्टेड यूज में। अनरेस्ट्रिक्टेड यूज मतलब क्या, जैसे ही मैं जीआरएन करूंगा सिस्टम में मटेरियल आएगा, मैं इमीडिएटली प्रोडक्शन को या किसी को भी इशू कर सकता हूँ। और क्वालिटी इंस्पेक्शन मतलब क्या, मटेरियल मैं अंदर लूंगा, सिस्टम में एंटर करूंगा, लेकिन वो क्वालिटी में जाके रुकेगा। क्वालिटी का इंस्पेक्शन, क्वालिटी का इंस्पेक्शन करेगी, कुछ प्रॉब्लम है, ये है, वो सब देखेगी। उसके बाद में एक्सेप्ट करेगी, फिर उसका स्टेटस यहाँ पे नहीं, मटेरियल जो आया है उसका स्टेटस क्वालिटी से अनरिस्ट्रिक्टेड में जाएगा, तब आप इशू कर पाओगे। लेकिन जब मटेरियल आएगा सिस्टम में मैं लूंगा, तब उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पे डिसाइड होता है। अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए तो मतलब इसको क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं लगाया है। अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन लगाया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन की जगह पे डायरेक्टली ये आएगा। ऑप्शन तो सारे दिखेंगे लेकिन सिलेक्टेड ये आएगा। और अब समझो आपको ये मटेरियल आने के बाद में खुद को सीधा ब्लॉक में डालना है बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आप मैन्युअली यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हो। जब जीआरएन होगा मटेरियल ब्लॉक स्टेटस में जाएगा तो नो वन कैन यूज दैट मटेरियल, ऐसा। तो ये भी कर सकते हैं। अब ये प्लान डिलीवरी टाइम है, जीआर प्रोसेसिंग टाइम है, ये हमने पीआर में भी देखा था। ये यहाँ पे भी डाल सकते हो, ये मटेरियल से भी यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हो, पीआर से भी आ सकता है, और पीआर में मटेरियल मास्टर से भी आ सकता है। लेकिन अभी समझो पीआर में कुछ डाला है, मटेरियल मास्टर से पीआर में आया, पीआर में आपने चेंज किया और उसी पीआर का पीओ बनाया, तो जो चेंज किया है पीआर में वही आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो ये किस लिए यूज होता है, समझो यहाँ पे ऐसा है, तो इसका वेंडर से कोई लेन देना नहीं है। ये ऐसा है कि हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि इतने दिन और इतने जीआर प्रोसेसिंग टाइम के बाद में मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिलीवरी डेट डाल दिया, तो उसके बाद में इसका ज्यादा रिलेवेंस नहीं बचता है डिलीवरी डेट डालने के बाद में। अब बचता है जीआर प्रोसेसिंग टाइम का रिलेवेंस, कि डिलीवरी टाइम, डिलीवरी डेट डाला है वो समझो 20 तारीख है, और 20 तारीख के बाद में जब प्रोडक्शन का प्लानिंग होता है तो सिस्टम कंसिडर करेगा कि डिलीवरी डेट 20 तारीख है +5, और उसके बाद में हमें ये मटेरियल अवेलेबल होगा काम करने के लिए। समझ में आया? एनी डाउट? कोई कुछ तो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बोल नहीं पाया। सब लोग ओके? एक बार बोलो ओके ओके। चलो, फिर आता है इनवॉइस। अभी इनवॉइस में मेजरली यहाँ पे आता है टैक्स। ओके, तो टैक्स क्या होता है कि अभी मेरा क्या तरीके, ये सारे टैक्सेस दिखाता है, सेल्स के भी दिखाता है और इनपुट आउटपुट दोनों दिखाता है। इनपुट मतलब परचेस वाले, और आउटपुट मतलब सेल्स वाले। ओके, तो उसमें से कुछ सिलेक्शन करना होता है। तो अभी समझो मैंने अभी यहाँ पे कुछ टैक्स कोड्स अच्छे बने नहीं है विथ परसेंटेज, तो यहाँ पे होता है कि समझो ये I1 है,
तो I1 का होगा कि IGST 18%, I2 होगा IGST 5%, I2 होगा IGST 12%, I3 होगा IGST 18, I4 ऐसा अलग अलग टैक्स कोड बनेंगे और उसमें से एक टैक्स कोड सिलेक्ट करना है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अभी टैक्स कोड बनाने का काम फाइनेंस का है, एसएपी एफआई टीम का है। अभी ये एक ऑप्शन हुआ कि मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसमें क्या होता है कि फाइनेंस टीम क्या करती है, जब भी कोई मटेरियल, ये वाला मटेरियल पिक्चर में आता है, तो इस मटेरियल का ऑलरेडी सिस्टम में किसी और जगह पे FV11 करके उसका ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे क्या करती है, ये मटेरियल डालते हैं वो लोग, फिर टैक्स कोड डालते हैं। टैक्स कोड एक ही होता है उस केस में, मल्टीपल नहीं होते। तो समझो V1 है, सबके लिए एक ही टैक्स कोड होता है। तो वहां पे इस मटेरियल V1 टैक्स कोड और उसके सामने रीजन, मतलब रीजन 13 महाराष्ट्र है तो 13, और उसके सामने टैक्स होगा, फिर वो CGST और SGST होगा और उसका डिटेल वो डालेंगे उस टैक्स कोड के अंदर। और अगर यूपी अगर लेते वहीं पे, रीजन यूपी लेते, तो उसका समझो 12 है उसका कोड, रीजन का कोड, तो 12 पे IGST का कैलकुलेशन वो डाल के रखेंगे। तो जब भी जैसे भी आप वेंडर सिलेक्ट करोगे, वो क्या करता है कि मटेरियल देखता है, जब भी टैक्स यहाँ पे पीओ के टाइम पे लेना है, यहाँ पे तो शायद सीधा V1 आ जाएगा, वो सबके लिए एक ही टैक्स कोड। लेकिन यहाँ पे मटेरियल वेंडर के अंदर जो रीजन है वेंडर का वो देखेगा और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे लाएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टैक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये दोनों भी काम, टैक्स कोड बनाना और ऑटोमेटिक टैक्स डिटर्मिनेशन करना, ये दोनों काम एसएपी एफआई टीम का है। लेकिन समझ में आया? ओके। ओके, ठीक है। इसको ना कॉन्फ़िग है इसका, कि आप डिफ़ॉल्ट एक टैक्स कोड डाल सकते हो यहाँ पे, तो वो हमेशा आएगा। अगर वो कॉन्फ़िग नहीं किया है, तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो आके सिलेक्ट करना है। अभी इसमें 2 अलग अप्रोच है। जहाँ पे ना फाइनेंस टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या फाइनेंस को पूरा होल्ड रखना है हर चीज़ पे, वहाँ पे ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन चलता है टैक्सेस का। और जहाँ पे फाइनेंस टीम, मतलब टीम छोटा है या तो डिसिप्लिन उतना लाना नहीं चाहते वो लोग चाहते हैं कि परचेसिंग ही है, देख ले बाबा ये सब, हमारे पास टाइम नहीं है, मैन पावर नहीं है, ऐसा है। तो उस केस में क्या होता है कि टैक्स कोड मैंडेटरी कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रखते हैं, तो परचेसर आके यहाँ पे टैक्स कोड सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, जिस जिस कंपनी में टैक्स कोड परचेसर को सिलेक्ट करना है, उसमें परचेसर को उसका नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का, कि ये मटेरियल के लिए ये वेंडर जिस स्टेट से है उस स्टेट में इसका कितना टैक्स है। लेकिन यूजुअली ये ना वेंडर आ रहे कोटेशन से पता चलता है, क्योंकि कोटेशन में वेंडर खुद डालता है क्या टैक्स है, ऐसा है। और कोटेशन सबसे लेते ही है, बिना कोटेशन का कोई चलता नहीं है। अगर वैसे है कि बिना कोटेशन का हम पीओ बना रहे, तो फिर उस केस में फाइनेंस से हेल्प लेना पड़ेगा। ओके। हाँ, अभी ये आता है इनवॉइस रिसिप्ट, मतलब इस पीओ को इनवॉइस होगा क्या? यस होगा। फाइनल इनवॉइस मतलब एक ही इनवॉइस होगा क्या? तो यहाँ पे एक नहीं होगा। अभी इसका 4 मटेरियल, फिर 3 मटेरियल, ऐसा मल्टीपल जीआरएन्स और मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकते हैं। जीआर बेस्ड इनवॉइस, इसका मैं आपको ना इंपोर्ट के प्रोसेस के टाइम पे ठीक से समझाता हूँ ये क्या है, मतलब वहां पे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा।
ओके, अभी ये इन्होंने एडिशनल फील्ड कुछ बनाया है, नहीं तो ये कंट्री स्पेसिफिक फील्ड है। अभी अगर इंडिया में देखोगे तो यहाँ पे एक इंडिया टैब आता है इसके इनवॉइस के साइड में। अभी ये इंडिया नहीं है ना, यूएस का कंपनी कोड है, तो यहाँ पे इंडिया टैब आता है। तो इंडिया टैब में ना HSN कोड डालने की जगह होती है। ओके, ये भी शायद वही HSN कोड के लिए ही रेफर किया है, लेकिन किसी और कंट्री का। ओके, लेकिन HSN कोड इतना बड़ा नहीं होता। तो मैं बताता हूँ HSN कोड होता क्या है। HSN कोड है ना, ये 6 डिजिट होता है वर्ल्ड वाइड, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 6 डिजिट का होता है। अभी इंडिया क्या करता है, इंडिया इसके ऊपर 2 डिजिट और लगा देता है। अभी क्या है, मेरा स्टील है, उसका G1 है, ग्रेड 1 है। अभी स्टील G2 है, स्टील G6 है। तो अब क्या होता है, ग्रेड चाहिए, इसका कैटेगराइजेशन है, ग्रेड कुछ होगा उसके अंदर का स्पेसिफिकेशन स्टील का। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये जो यहाँ पे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का कोई ग्रेड विड नहीं है। मतलब एग्जाम्पल, अभी कौन क्या बोलता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये स्टील G1 जो है, इसका HSN कोड, HSN होगा 60001। कितना हुआ, 2 2 2। हाँ, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। ओके, तो अभी इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, इन सारे स्टील को इससे पहचाना जाता है, ये नंबर से। और इंटरनेशनली इसके हिसाब से टैक्सेस लगते हैं। तो अगर 6 4 टाइम 01 है, समझो 15% लगेगा। ये किसी कंट्री में है, ओके, यूएस में समझो ऐसे। तो वो चल रहे सिर्फ 6 डिजिट पे। अभी इंडिया क्या करता है, या बहुत सारी कंट्रीज करती है, वो खुद के 2 डिजिट ऐड करते हैं, 01। ओके, फिर यहाँ पे 01, और ये दोनों एक ही, मतलब इन दोनों को कैटेगरी में एक ही इसमें लिया गया। और ये वाला जो है, इसको 02 में इंडिया बोलता है, ये कैटेगरी अलग है, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन अलग है। तो इंडिया में ऐसे बोलते हैं कि इसको 12% लगेगा, इसको 12% लगेगा जीएसटी, और इसको 18% लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, स्टील का जो इंटरनेशनल HSN कोड है, उसको फर्दर 2 डिजिट डाल के और बाइफर्गेशन किया, और वो बाइफर्गेशन के ऊपर जीएसटी लगाया। जीएसटी इज अ टैक्स, आमिर जी आपके लिए। जीएसटी मतलब अभी सऊदी में ले लो, वैट है। ओके, वैट, तो वो लगा दिया। अभी प्लास्टिक का ग्रेड हो ना हो, लेकिन प्लास्टिक समझो 70023 था। ओके, तो इसमें भी इंडिया ने क्या किया है कि 7000340 किया है। तो इसका जो आता है वो 28% टैक्स आता है। तो ये होता है HSN कोड, और उसको थोड़ा इंडिया ने एनहांस किया है, ये भी HSN कोड है। अभी इंटरनेशनली अगर किसी कंट्री से आप इंपोर्ट करवा रहे हो, तो इंपोर्ट करवाते वक्त इस नंबर से नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस कंट्री के लोगों को ये लास्ट का 01 है, इसका मीनिंग नहीं मालूम। वो क्या बोलेंगे, हम ये मटेरियल दे रहे हैं आपको। तो ये HSN कोड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा। इंडिया में आने के बाद में कस्टम्स में उसको फर्दर 2 नंबर चढ़ाए जाएंगे उसके ऊपर, HSN कोड को, और उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, आपका जीएसटी या वैट कैलकुलेशन होगा। तो ये यहाँ पे मटेरियल है, ST 00012।
ST00014, ST00023, कुछ भी, ये मटेरियल कोड है एसएपी के हमारे। ये हर दुनिया में हर कंपनी में मटेरियल कोड अलग होते हैं। सेम स्टील का ग्रेड वन का टाटा में अलग कोड है, महिंद्रा में अलग कोड है, और तीसरी कंपनी में अलग कोड है। ओके, तो ये मटेरियल कोड है। मतलब ये मैंने इसलिए लिया कि आपको असाइनमेंट समझे। तो ये मटेरियल कोड है, ये एग्जैक्टली क्या मटेरियल है, उसका ग्रेड है, उसका एचएसएन कोड है, उसका इंडिया वर्जन एचएसएन कोड है, उसका टैक्स उसके ऊपर कितना लगेगा ये। तो जब भी बाइंग करेंगे तो ये पूरा एक होता है, और उसके बाद टैक्स डिस, ये फाइनेंस टिप को सब मालूम होता है। अब बोलो, एचएसएन कोड में कुछ डाउट? ओके, नहीं, नहीं, ये वर्ल्ड वाइड सेम है। वो मटेरियल है ना, जिस सप्लायर से आप ले रहे हो वो भी यही नंबर यूज कर रहा है, और आप ले रहे हो तो आप भी यही यूज कर रहे हो। तो दो दो अलग कंपनीज के बीच में यूनिक चीज इस मटेरियल को लेके उसका एचएसएन कोड ही होगी। दो नहीं, इंडिया में किसी भी कंपनी से अगर आप ग्रेड वन मटेरियल ले रहे हो स्टील, तो सब लोग यही एचएसएन कोड यूज करते हैं। ऐसा, हाँ, राइट। तो वो यही होता है। तो वो उसी के लिए होता है कि समझो ये मटेरियल अभी आपको क्या समझेगा ना, मटेरियल दे दिया उसने, लेकिन आप थोड़ी उसका जाके फाइनेंस, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो एचएसएन कोड दिए, तो आप उसका स्पेसिफिकेशन अगर जाके आपको एचएसएन कोड ढूंढना तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके मल्टीपल कैटेगरीज होंगे, कैटेगराइजेशन होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है लेकिन उसमें ये पार्ट नहीं है, तो वो ये एचएसएन में आएगा, ये पार्ट उसमें है तो ये एचएसएन में आएगा, ऐसा। मतलब अभी मोबाइल का एचएसएन कोड अलग है, लेकिन मोबाइल के मदरबोर्ड का अलग है, मोबाइल के मदरबोर्ड में जो आईसी है उसका अलग है। अभी वो सिर्फ आईसी खरीदोगे तो उसका एचएसएन कोड अलग है, और सिर्फ मदरबोर्ड खरीदोगे तो उसका एचएसएन कोड अलग है, लेकिन ये दोनों मिलके खरीदोगे तो उसका एचएसएन कोड अलग है। तो एचएसएन मतलब ये एक एग्जाम्पल हुआ। ओके, लेकिन ऐसा एचएसएन कोड का सीन है। अभी चलते हैं, नहीं अभी नहीं चलते, अभी रुकते। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको, ये एक्चुअली आगे है ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये आगे ही लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, ये कंडीशन है, मतलब यहाँ पे आपने जो प्राइस डाला है ना, ये प्राइस यहाँ पे आता है। ओके, तो ये वाला कहाँ पे कवर होता है मैं बताता हूँ, बिकॉज इट इटसेल्फ इट टेक्स ऑलमोस्ट मोर देन, ये वाला है देखो यहाँ पे। तो ये दो लेक्चर तो सिर्फ ये एक सब्जेक्ट लेता है, तो वो मैं अभी चालू करने का कोई मतलब नहीं, ये वाला। ओके, सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे प्राइस डाला जाता है, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट डाला जाता है, अगर फ्रेट वेंडर है कोई और उसका कुछ वो फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है तो उसका एक प्राइस डाला जा सकता है, डाला जाता है, इंश्योरेंस है तो वो डाला जाता है, और वो सब कैलकुलेट करके यहाँ पे मटेरियल का प्राइस, मतलब मटेरियल का प्राइस नहीं, एक्चुअली उसका सब टोटल दिखता है कि कितने में पड़ा मुझे ये मटेरियल, ऐसा। तो ये है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम एक अलग 2 दिन का सिर्फ अपना सेशन होगा, इस पे 2 सेशंस का। तो इसमें इसलिए अभी डिटेल नहीं जाते, इतना याद रखो यहाँ पे प्राइस और डिस्काउंट डाला जाता है। ओके, ये सेम कंडीशंस वाला ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे। तो इन दोनों का कुछ मतलब बनता है, वो डोमेस्टिक के टाइम पे हम सीखेंगे। फिर आता है टेक्स्ट आइटम के रिलेट। यस। हम्म, सब 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 डाल सकते हो आप इसमें।
कॉस्ट में जो कुछ भी है आपका, मतलब ड्यूटी, फ्रेट, इंश्योरेंस, सी फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, सब 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 डाल सकते हो इसमें आप। वो भी हो जाता है। यस, वो भी लिंक होता है इसमें। यस। तो जिन लोगों को अभी नहीं समझा अभी का डिस्कशन, कोई बात नहीं, वो समझना भी नहीं था, वो बाद में हमें समझना है। ओके। थोड़ा, फिर ये आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप सारे टेक्स्ट डाल सकते हो यहाँ पे। अगर ये आइटम के स्पेसिफिक, अगर आपको कुछ वेंडर को बोलना है, वेंडर को बताना है स्पेसिफिकेशन, ऑब्वियसली ये शॉर्ट टेक्स्ट से क्या समझ में आता है वेंडर को? वेंडर बोलेगा अरे मैं अभी ये, अभी अगर मदरबोर्ड बोल दिया वेंडर को, तो वेंडर के पास 10 तरह के मदरबोर्ड होंगे, कौन सा मदरबोर्ड, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वो आइटम टेक्स्ट में डालते हैं, वो पीओ में प्रिंट हो जाता है और वेंडर को जाता है। ओके। अब ये फर्दर बाकी टेक्स्ट है, अगर यूज करना है तो ये भी कर सकते हो। वी इन्फो रिकॉर्ड पीओ टेक्स्ट, मटेरियल पीओ टेक्स्ट, ये मटेरियल से आता है, तो वो हम मटेरियल मास्टर के टाइम पे देखेंगे, वो टाइम पे मैं बताऊंगा, यहाँ पे जो डालोगे वो पीओ में यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे। ओके। फिर आता है डिलीवरी एड्रेस, कहाँ पे डिलीवरी चाहिए। तो डिलीवरी अभी जो मेरा लोकेशन है प्लांट का, वो यहाँ पे आ गया है। ओके। ये इसको नॉन नेटेबल करते हैं बहुत सारी कंपनीज। वो छोड़ के समझो, अगर ऐसे कि मेरा मटेरियल है जो दिल्ली से आ रहा है, और जो राजस्थान में कुछ उस पे प्रोसेसिंग करना है, मतलब वो मटेरियल मैं लाऊंगा और फिर राजस्थान भेजूंगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, ऐसा कर सकता हूं मैं। नहीं तो वो दिल्ली से आ रहा है तभी मैं सप्लायर यहाँ पे डाल दूंगा, तो वो सप्लायर का एड्रेस यहाँ पे लिया जाएगा, तो उस सीधा उस सप्लायर को डिलीवर हो जाएगा। तो उसका अलग पी होगा, और सप्लायर का और मेरा। सिर्फ डिलीवरी एड्रेस क्या होगा, इसके लिए मैं डिलीवरी मेरे एड्रेस पे भी ले सकता हूँ या किसी और के एड्रेस पे भी ले सकता हूँ, वो यहाँ पे डिफाइन होता है। ओके, तो नहीं हुआ। ओके। तो ये है पीओ का सारी चीजें, ये बाकी का छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है अपने। ये वेरी स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री है। हाँ, इनकोटम्स यहाँ पे भी होता है, लेकिन यूजुअली आइटम लेवल पे या नहीं भी कर सकते ऐसे। वही ऊपर का इनकोटम, नीचे बस, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें कुछ डाउट है किसी को अभी तक के सेशन पे? बताओ मुझे।